पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू रोपाई यंत्र किसानों के लिए है बहुत उपयोगी। बदलते परिवेश में जीरो बजट खेती करना है आवश्यक। प्रदेश में आलू की खेती बहुत से किसान करते हैं और अक्सर किसानों को आलू की बुआई करने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि जिस समय आलू की बुआई होती है उसी समय खरीफ फसलों की कटाई चल रही होती है। ऐसे में आलू की बुआई के लिए समय पर मजदूर नहीं मिलते। अगर किसान आलू की बुआई पोटैटो प्लांटर से करें तो इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए आलू बुआई यंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। किसान भाइयों, आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी मुख्य फसल की बुवाई का उचित समय 10 अक्टूबर से है। लेकिन देखा जाता है कि किसान भाई आलू की बुवाई मेड़ बनाकर हाथ से करते हैं, जिससे एक तो श्रम समय और लागत अधिक लगता है, वहीं दूसरी ओर कई बार मजदूर समय पर नहीं मिलने से बुवाई में देरी भी हो जाती है और फसल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं कि वह क्या करें, कैसे समय पर फसल की कम लागत में बुवाई करें। तो किसान भाइयों, इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आलू बुवाई यंत्र का निर्माण किया है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक एरिया में आलू की निश्चित दूरी पर आसानी से बुवाई की जा सकती है। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है, जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। यह डिस्क चेन द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है, जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं, जो कि कूंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। किसान भाइयों, हाथों से प्रति हेक्टेयर खेत में आलू की बुवाई करने पर कुल खर्च औसतन 6,000 रुपए आता है। वहीं दूसरी ओर 1 हेक्टेयर खेत पर पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुवाई करने पर औसतन कुल लागत खर्च 3,000 रुपए आता है। इस प्रकार किसान भाइयों, हम कह सकते हैं कि पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुवाई करना लाभप्रद है। किसान भाइयों, पोटैटो प्लांटर कई तरह के होते हैं। यंत्रों की कीमत इसमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित होती है।
तो किसान भाइयों, यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बाजरा की बुआई की थी, उनकी फसल पककर कटाई के लिए तैयार है, लेकिन इसकी कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करें बाजरे की कटाई, गहाई और भंडारण, इस बारे में आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से। अभी जो अपन बात कर रहे हैं बाजरे की फसल के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रदेश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में बाजरा बोया जाता है। और बाजरे की फसल जो पहले बोई गई थी वो अब पकने की अवस्था पर है। लेकिन आपने भी मौसम विभाग की जो मौसम का पूर्वानुमान आया है उसके अनुसार तो बारिश की संभावना को देखते हुए अभी फसलों की कटाई, बाजरे की फसल की कटाई बिल्कुल नहीं करें। मौसम खुलने के बाद ही शुरू करें। जो बाजरे से पक जाता है, आप सब जानते हो, बाजरे के दाने को मुंह मिलाएंगे तो कट की आवाज़ आती है, जिसका मतलब बाजरे का दाना बिल्कुल पक गया है। तो वो पकने की अवस्था आने पे ही बाजरे की कटाई शुरू करें। और पहले तो एक सिट्टे को काट लेवे और उनको है ना ढेर कर लेवे, और उसके बाद में बाजरे को काट लेवे। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि बाजरे में नमी की मात्रा ज़्यादा नहीं रह पाए, नहीं तो बाजरे का दाना भी खराब हो जाता है और उसका पाउडर भी खराब हो जाता है। तो इन दोनों को बातों को ध्यान में रखते हुए बाजरा की मंडाई का कार्य शुरू करें। लेकिन मौसम को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो बादल बने हुए हैं और बरसात हो सकती है तो बाजरे में नुकसान हो सकता है। तो अपने को ये बात जरूर से ध्यान रखनी है, जब तक मौसम खुलने की संभावना नहीं हो तब तक बाजरे की कटाई नहीं करें। इसलिए मौसम के साफ होने भी बाजरे की कटाई कार्य शुरू करें। बाजरे की फसल के सिट्टों को तोड़कर एक जगह खलिहान में इकट्ठा कर लें और धूप में सुखा लें। सिट्टों के सूखने के बाद ही थ्रेशिंग करवाएं, वरना बाजरे के सिट्टे बारिश में गीले होने से उग जाएंगे और किसानों को उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा। बाजरे की कटाई के बाद कड़बी के पूले बांधकर खड़े कर दे, ताकि बारिश से बाजरे की कड़बी खराब न हो, और बाजरे के सिट्टों को सूखने के बाद थ्रेशिंग करवा ले। थ्रेशिंग करते समय विशेष सावधानियां रखें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। थ्रेशिंग के बाद बाजरे के दानों को सुखाकर साफ बोरियों में भरें। किसान भाइयों, अभी बाजरे का मंडी में बहुत कम भाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप बाजरे के दाने को नहीं बेचें और सही तरीके से भंडार गृह में भंडारित करें, और जब बाजार भाव अच्छा हो तब बेचें, जिससे आपको बाजरे का अच्छा मूल्य प्राप्त हो। लेकिन बाजरा भंडारण के समय आपको कुछ बातों पर ध्यान में रखना होगा, जैसे बाजरे को आप जिन बोरों में भर रहे हैं उन बोरों को मैलाथियोन के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर अच्छी तरह से धूप में सुखाएं। कीड़ों का प्रकोप कम हो जाता है और अनाज का भंडारण करने के लिए दाने में लगभग 10% नमी रहे, ताकि अनाज लंबे समय तक खराब ना हो और आने वाले समय में आपको अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। स्टोर करने से पहले ध्यान रखें कि कम से कम 8% ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मतलब नमी की मात्रा जो दानों में है ना, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा नमी होने से तो दाना खराब हो जाता है। तो दाने को आप मुंह में लेंगे, कट की आवाज़ आएगी, इसका मतलब आपका दाना जो पक कर बिल्कुल सही व्यवस्था में है, तो उसको स्टोर कर ले। और जो बोरियाँ लेवे वो साफ़ सुथरी बोरियाँ लेवे और मैलाथियन से पहले उपचार कर ले बोरियों का। मैलाथियन से उपचार करने के बाद जो आपका गोदाम है उसकी साफ़ सफाई कर ले और फिर बोरी में भर के और फिर उसको सील कर दें। तो आप बाजरे को लंबे समय तक रख भी सकते हैं आप, और हाथ के हाथ आपको बाजार में बेचना हो तो उसको थोड़े दिनों तक 15-20 दिन तक धूप में सुखाए उसको अच्छे ढंग से, और पलटते रहे ताकि नमी की मात्रा पूरी निकल जाए, और जब बिल्कुल सूख जाए तभी बोरी में भरे आप उसको। तो ये जो मुख्य बातें हैं उनको ध्यान रखें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती बाड़ी के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जीरो बजट खेती। जीरो बजट यानी शून्य लागत खेती। ये कृषि की ऐसी विधा है जिसमें बेहद ही कम लागत में फसलों की खेती की जाती है और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन इस विधि से खेती करने के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाना जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें जीरो बजट खेती, आइए जानते हैं डॉक्टर रणधीर भारद्वाज से। जीरो बजट खेती यानी ऐसी खेती जिसमें सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। आजकल किसानों के बीच इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस तरह की खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज किसी भी आधुनिक उपाय का इस्तेमाल नहीं होता है या बहुत कम उपयोग होता है। यह खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इस तकनीक में किसान भरपूर फसल उगाकर लाभ कमा रहे हैं, इसलिए इसे जीरो बजट खेती का नाम दिया गया है। देखिए, जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसके जो मतलब सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सुभाष पालेकर जी के सिद्धांत पर यह खेती जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जा रही है और इसको नीति आयोग ने भी अपनाया है। नीति आयोग ने सहमति प्रदान की है। तो यह एक अत्यंत लाभकारी, प्रदूषण मुक्त तथा टिकाऊ खेती का तकनीक है। जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसमें जो मुख्य घटक है वह है कि देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर यह आधारित जीरो बजट खेती है। इसमें जो देसी गाय से कुछ गोबर और गोमूत्र से दो तीन चीज़ बनाई जाती है। जैसे जीवामृत है, तो जीवामृत है और बीजामृत है। ये दोनों चीज़ जो बनते हैं, यह दोनों काफ़ी ही लाभकारी है। खेतों में इसका जब उपयोग हम करते हैं तो जीवामृत का हम लोग खेतों में जब उपयोग करते हैं तो महीना में खेत में कम से कम 2 बार उसको डालना चाहिए। जीवामृत बनाने के लिए 10 किलोग्राम गोबर, 200 लीटर पानी, 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन व 1 किलो गुड़ की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को 2 दिनों तक सड़ाने के बाद जीवामृत का घोल प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न फसलों में कर सकते हैं। यह जीवामृत पूरा देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से ही तैयार किया जाता है और इसके प्रयोग से जो खेतों में जो सूक्ष्म जीवी है उसकी जो गतिविधि बढ़ती है और जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, इसलिए इसको जीवामृत कहा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वह बीजामृत है। बीजामृत है, यह बीज को हम लोग उपचारित करते हैं इस बीजामृत से। इसमें गोमूत्र का उपयोग किया जाता है और ये जो बीजामृत है, यह बीज को जब हम उपचारित करते हैं तो हमारा जो बीज है वह काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होता है, सुदृढ़ होता है, काफ़ी गुणवत्ता युक्त होता है और जो भविष्य में जो उसमें बीमारियां लगती है, जो कीट लगती है, उससे हम सुरक्षित होते हैं और हमारा जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है वह भी अधिक होता है। दूसरी है कि इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वह है कि जैसे ज़मीन में जो देसी केचुआ है, क्योंकि देसी जो केचुआ होता है उसको हम लोग किसानों का हल कहते हैं। भूमि में दिन रात करोड़ों छिद्र कर देशी केचुआ निरंतर भूमि को उर्वरा एवं मुलायम बनाता है, जिससे बरसात के समय में वर्षा का जल भूमि में संचित होता रहता है। बुआई या रोपाई से पूर्व बीज शोधन के लिए देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना, मिट्टी को मिलाकर बनने वाले बीजामृत के प्रयोग से फसलों को बीमारियां नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न पौधे जैसे तुलसी, नीम, धतूरा, मदार, शरीफा, आम, करंज, अमरूद, लहसुन, मिर्च और तंबाकू आदि को मिलाकर कीटनाशक बनाया जा सकता है। किसान इसको धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियों आदि फसलों में प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो खेती करने के लिए जब हम खाद और कीटनाशी खरीदने की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसका एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वह यह है कि सॉइल मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग है और एक लाइव मल्चिंग है। तो ये जो 3 प्रकार के जो मल्चिंग है, इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता बनी रहती है और इसका जो जल धारण क्षमता है वह भी बरकरार रहता है। और इसमें जो जैसे लाइव मल्चिंग है, यह है कि जो किसान जैसे खेतों में हम फसल लगाते हैं तो जो सनलाइट की जो व्यवस्था है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स है, जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसानों को अपनाना चाहिए, इसलिए अपनाना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स है, इसमें कम लागत होता है और ज़मीन के लिए काफ़ी उपयोगी और फ़ायदेमंद है और इसमें जो आय है वो अधिक होता है और इसका जो प्रोडक्शन भी है वह अधिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और किसानों को इसको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए ताकि कम लागत में, कम श्रम में अधिक से अधिक हम उत्पादन करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस जीरो बजट खेती से भूमि और पर्यावरण का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, भूमि में उत्तरोत्तर उपजाऊपन बढ़ेगा, किसानों को उपज का ऊंचा दाम मिलेगा और जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसमें रासायनिक खेती का योगदान बहुत है, उससे निजात मिल सकेगी। किसान और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और खुशहाल होंगे। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है। ये दोनों घर के अंदर एक सोफे पर बैठे नजर आए, तभी छोटी सी बिल्ली ने खेलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का पियानो बजाने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता न सिर्फ पियानो बजाता दिखाई दिया बल्कि धुन बजाने के साथ साथ अपने अंदाज में गाना भी गाने लगा। एक शतुर्मुर्ग का बच्चे के साथ मस्ती करने का वीडियो इंटरनेट पर देखा जा रहा है। ये शतुर्मुर्ग बच्चे की नकल उतारता हुआ नजर आया। एक कुत्ते की बेवकूफी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में कुत्ता टीवी देखता हुआ नजर आया, लेकिन टीवी पर बिल्ली को देखते वो उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। हालांकि स्क्रीन के पास पहुंचकर जब उसे पकड़ नहीं पाया तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों फसल की समय से बुआई के लिए इसकी उन्नत किस्मों में आप RH 0749, RGN 13, RGN 73, लक्ष्मी, पूसा बोल्ड और बनानी क्षेत्रों के लिए RGN 298, RGN 229, RGN 48 और देरी से बुआई के लिए RGN 145, RGN 236 का चयन करें। सरसों की फसल को सफेद रोली रोग से बचाने के लिए मेटालेक्सिड 35 SC की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। बुआई के लिए सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। सरसों फसल में बीज दर 600 से 700 ग्राम प्रमाणित बीज प्रति बीघा की दर से बुआई करें। सरसों की बुआई से पहले 20 किलोग्राम यूरिया और 62.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 75 किलोग्राम
जिप्सम प्रति बीघा बेसल के रूप में प्रयोग करें। देसी और नरमा कपास में यदि टिंडे खिल गए हों तो मौसम साफ होने पर चुनाई कर लेवें और चुगाई करते समय सफाई का ध्यान रखें जिससे रुई की गुणवत्ता बनी रहे। ग्वार फसल की कटाई के लिए अक्टूबर का माह उपयुक्त है, अतः किसान भाई ग्वार की कटाई समय पर पूरी कर लें। मूंग की फसल की कटाई का समय शुरू हो गया है, अतः किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए मूंग फसल की कटाई करें। गन्ना की फसल में यदि अगेता तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से गोबे में डालें। इस प्रक्रिया को 40 से 50 दिन पर दोहराएं। नींबू वर्गीय पौधों में कैंकर रोग के प्रबंधन के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 100 मिलीग्राम एवं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है पुष्कर जिला अजमेर के अशोक कुमार ने। आपने गुलाब की फसल में कटाई छटाई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, इस समय सबसे जो अच्छा समय चल रहा है गुलाब की कटाई छटाई का है। इसको हम लोग विंटरिंग भी कहते हैं और ये अक्टूबर का माह इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय गुलाब जो है सबसे सुसुप्ता अवस्था से निकल के प्रोडक्शन जो उत्पादन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ करता है। इसीलिए इस समय इसकी कटाई छटाई करना और इसमें खाद तथा उर्वरक देने का ये सबसे अच्छा समय होता है। गुलाब एक सदाबहार पौधा है। यदि काट छांट नहीं किया जाए तो वर्ष भर फूल देता रहेगा, लेकिन फूलों की गुणवत्ता काफी खराब हो जाएगी। इसलिए पौधों की कटाई छटाई करना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। और इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि जैसे पहले पौधों को सेलेक्ट कर लेंगे, खास तौर से ये देखेंगे उसमें जो सूखी शाखाएं हैं उनको अलग कर देंगे और जो शाखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं उनको काट कर अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर पौधे की छटाई की जाती है। पौधे की छटाई इस प्रकार करते हैं कि चारों दिशाओं में शाखाएं रहें और उसका जो बीच वाला जो हिस्सा जिसको सेंटर बोलते हैं वो खुला हुआ रहे। इससे फायदा ये होता है किसान भाइयों कि गुलाब को पूरे टाइम धूप मिलती रहेगी और हवा का आदान प्रदान अच्छा होगा, तो इससे हमारे पौधों में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खास तौर से ये जो हमारे कट फ्लावर, जो कटे हुए फूलों के लिए गुलाब प्रयोग करते हैं, उसमें ये करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपको अच्छी गुणवत्ता के फूल नहीं मिल पाएंगे। अक्टूबर के माह में प्रारंभ करते हैं ये। इसमें भी 3 तरह की कटाई होती है। अगर आपको जल्दी फूल लेने हैं तो बहुत हल्की कटाई छटाई करेंगे, इसको कहते हैं कि साधारण या नॉर्मल कटाई छटाई। उसके बाद मध्यम, इसमें थोड़ा सा जमीन से करीब 9 से 10 इंच छोड़कर शाखाओं को उस समय पौधों की कटाई छटाई करते हैं। और दूसरी होती है जो हार्ड, बहुत ज़्यादा, जिसमें कहते हैं अगर ज़्यादा पुराने पौधे हैं तो उसमें हार्ड वाली जो सबसे ज़्यादा कट करते हैं कि जमीन से मुश्किल से 6 इंच छोड़ते हुए शाखाओं की काट छाट की जाती है। इससे फायदा ये होता है कि जो हम हार्ड जो करते हैं वो पुराने पौधों में इसलिए करते हैं कि जिससे हमारी नई शाखाएं आएंगी और नई शाखाएं आके उस पर अच्छी गुणवत्ता के फूल आपको प्राप्त हो सकेंगे। अक्टूबर के महीने में ये करेंगे। करने के तुरंत बाद ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ किसान भाइयों को, अगर इसमें जो कटा हुआ हिस्सा है उसको एक तो तिरछा काटेंगे, ऊपर से ढलान देते हुए काटेंगे उसको, कभी भी सीधा नहीं काटना। इसका फायदा ये होता है कि अगर बाई चांस इस बीच बारिश हो गई या ओस पड़ रही है तो उस पर पानी नहीं रुकेगा, वो सीधे नीचे चला जाएगा। दूसरा इससे ये है कि काटने के तुरंत बाद डाइथेनियम 45 या चौबटिया पेस्ट कटे हुए हिस्से पे अवश्य लगाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे किसान भाई तो वहीं से बीमारी शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं डाई बैक। पौधा वहीं से सूखना शुरू हो जाएगा और काला पड़ के पूरा पौधा सूख के मर जाएगा। इसलिए काटने के तुरंत बाद जो भी रासायनिक उपलब्ध हो छिड़काव करें या पौधे को अच्छी तरह से उसमें नहला दें। उसके बाद हम जमीन में फिर खोदना शुरू करते हैं।
पौधे से कम 9 इंच से लेकर 1 फीट की दूरी तक चारों तरफ गोलाई में कम से कम 9 से 10 इंच गहरा गड्ढा खोद देते हैं। और इसमें ये देखते हैं मुख्य रूप से कि जो हमारा मुख्य जड़ है पौधे की, उसको कोई नुकसान न पहुंचे। साइड में जो जड़ें निकल रही हैं वो देखेंगे छोटे छोटे धागे जैसे निकलते हैं, काले जैसे, उनको निकाल के बाहर कर दें। और लगभग 1 फीट की गोलाई में गड्ढा खोदते हुए, और ये गड्ढा कम से 1 फीट तक जा सकता है, आपको खोद के उसको छोड़ देते हैं। 1 सप्ताह तक इसी तरह खुला पड़ा रहता है गड्ढा, जिससे इसमें यह कि जड़ों को भी अच्छी धूप मिल जाती है और आपके पौधे को भी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। 1 सप्ताह बाद इसमें फिर गोबर की सड़ी हुई खाद और NPK 100 ग्राम, ये NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का मिक्सचर उसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से। पूरे मिक्सचर को मिलाकर अच्छी तरह से जो गड्ढा आपने खोद रखा है उसमें भर देंगे। भरने के बाद उसको अच्छी तरह से पैर से दबा देंगे और उसकी सिंचाई कर देंगे। अगले दिन किसान भाई देखेंगे कि जो गड्ढा हमने भरा था उसमें नीचे बैठ गया है खाद या मिट्टी नीचे बैठ गई है, तो जो जितना नीचे बैठा है उसको पूरा कर देंगे दोबारा उसी मिक्सचर से, उसको दोबारा पूरा करके और उसको पुनः उसमें सिंचाई कर देंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया करने से ये पूरे वर्ष भर के लिए आपको उसके लिए पौधे के लिए आपने भोजन दे दिया है। पॉली हाउस के अंदर भी कटे फूलों के लिए गुलाब लगाते हैं, उसमें ये काट छांट नहीं की जाती है, न गड्ढा खोदा जाता है। उसमें जो टहनियां होती हैं, जब आपको फूलों की कम से कम आवश्यकता हो उस समय टहनियों को मोड़ दिया जाता है वहीं पे। उससे ये होगा फायदा आपको, जब टहनियों को आप मोड़ देंगे तो पौधे में फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, पौधे को भोजन मिलता रहेगा और साइड से जहां से आपने मोड़ी उसके नीचे से नई शाखाएं आती रहेंगी। तो जैसे ही नई शाखाएं बड़ी होंगी तो जो मोड़ रखा था उस हिस्से को काट के अलग कर देते हैं और नई शाखाएं उसमें आ जाती हैं। और उसमें हमेशा जो पॉली हाउस के अंदर आपने गुलाब लगा रखा है, हमेशा या तो टपक विधि से या अलग से खाद पूरे वर्ष भर मिलाते रहते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता का फूल उसमें आपको वर्ष भर मिलता रहता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।